स्टूडेंट अब हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के सारे ही टॉपिक एक ही वीडियो में वन शॉट वीडियो होने वाली है। ये इसमें मैं आपको सारे टॉपिक कराऊंगा। अगर आप इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो देखिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, पहले मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पहले तो आपके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में 2015, 16, 17 इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपके महत्वपूर्ण जो आपके गद्यांश और पद्यांश है जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है उसको देखेंगे, और जीवन परिचय का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करने वाला हूँ। जो आपके पूछे जाएंगे उन्हीं पर हम लोग बात करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखेंगे, और लास्ट में हमारा निबंध का एक बड़ा नंबर है जिसमें हमारे पास ये 9 नंबर का पूछा जाता है, ठीक। तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल मिलाकर के ये सारे टॉपिक हम लोग आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिला जुला करके 1 घंटे तक तो ये वीडियो जाने वाली है। तो आप कॉपी और पेन लेकर के देखो, जो चीज़ें नोट करने लायक होगी वही चीज़ें नोट करना। हाँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो चीज़ें आप बस देख करके जाओ, सुन करके जाओ। अपने बोर्ड एग्जाम में सुनी हुई बात को भी आप लिख सकते हो। जैसे ये सारे टॉपिक क्या हो गए, निबंध क्या हो गया, ये आप समझ कर भी जाओगे, आप अपनी लैंग्वेज में बोर्ड एग्जाम में जाकर के लिख सकते हो। सो स्टूडेंट यही पैटर्न होने वाला है। पहले ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, फिर गद्यांश पद्यांश देखेंगे, जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट में सबसे निबंध पूछा जाता है आपके पेपर में, तो लास्ट में हम लोग इसको भी देखेंगे, ठीक। सो स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिला करेंगे और आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। सो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जैसे कि मैंने जयशंकर प्रसाद का भी जो जीवन परिचय बताया था तो उसमें मैंने बताया था इनकी रचना तितली, मैंने आपको बताया था ऑप्शनल क्वेश्चन में बनता है। तो जहां पर क्वेश्चन बनते हैं वहां पर मैं आपको तुरंत बता देता हूं कि हाँ ये क्वेश्चन बना है, तो चांसेस है इस बार भी बनने के, ठीक। जब आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय वाली अभी वीडियो आई थी उसको अगर आप देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था तितली इनकी रचना है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन बना हुआ है, आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। जैसे पूछा गया जयशंकर प्रसाद की रचना है, जैसे यहाँ पे हमारे पास बोला गया आनंद मठ, तितली और भारत दुर्दशा, संस्कृत के 4 अध्याय। तो हमेशा याद रखना तितली जयशंकर प्रसाद जहाँ भी है तितली उनकी क्या है, रचना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। हमें ऑप्शन नहीं रट के जाना, हमें आंसर को पता होना चाहिए। हमें आंसर अगर रटना भी है तो हम आंसर रट के जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन आपके चेंज भी कर सकता है। जैसे पिछली बार ये क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर 2 में रखा था। अब हो सकता है कि क्वेश्चन यही दे लेकिन ऑप्शन नंबर 2 जो सही है आपका उसको 3 में कर दे। तो ऑप्शन रटने की जरूरत नहीं है, हमें उसके आंसर को याद रखना है कि उसका आंसर सही क्या है। फिर हमें कोई भी ऑप्शन में दिया रहेगा हम इजिली कर सकते हैं। तो याद रखना जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है, तितली, ठीक। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मेरी असफलताएं किसकी रचना है। तो हमेशा याद रखना मेरी असफलताएं रचना बाबू गुलाब राय की है, ठीक। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन भी दे रखा है। उसके बाद हमारे पास बोला गया बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है कौन सी। हमारे पास बोला गया है कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, विशाल भारत, सत्य साहित्य संदेश। तो हमेशा याद रखना बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित जो पत्रिका है वो हिंदी प्रदीप है, ठीक। क्या है, हिंदी प्रदीप है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा, कौन सा उपन्यास लिखा, ये हमेशा याद रखना। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में बन चुका है, तो चांसेस है इसमें इस बार भी बनने के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो 20 क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन चांसेस है आने के, तो मैं इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं 20, ये सारे आपके लगातार 3 साल 4 साल आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चांसेस है इस बार भी रिपीट करने के, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो 80% जब पेपर बनाया जाता है तो 80% वही पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, बाकी 20% क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया जाता है, ठीक। तो उसी तरीके से हमारे पास पूछा गया मुंशी प्रेमचंद्र ने उपन्यास लिखा कौन सा। हमारे पास याद रखना गोदान, गोदान क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है, याद रखना। उसके बाद अशोक का फूल निबंध है। यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया, अशोक का फूल निबंध है। ऑप्शन में दे रखा है मनोवैज्ञानिक निबंध, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान निबंध, ऐतिहासिक निबंध। तो हमेशा याद रखना ललित निबंध, ठीक है। अशोक का जो फूल आपका चैप्टर है उसमें कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कवि
छायावाद का नहीं है। ठीक है, याद रखना नहीं है पे गौर करना। बहुत बार आप सोचोगे छायावाद युग छायावाद का है। ठीक है, बहुत बार आप नहीं पे ध्यान नहीं देते हो। जैसे यहाँ पर आपके 3 क्या होंगे, छायावाद के होंगे और 1 क्या होगा, छायावाद का नहीं होगा। तो हमसे यही पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है। तो हमेशा याद रखना महादेवी वर्मा तो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जयशंकर प्रसाद भी हैं, सुमित्रा नंदन पंत भी है। तो मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो आपके छायावाद के क्या है, कवि नहीं है। ठीक, उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया सरदार पूर्व सिंह युग के, इस क्वेश्चन में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया सरदार पूर्व सिंह किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद युग। ठीक है, तो हमेशा याद रखना सरदार पूर्व सिंह जो हैं वो द्विवेदी युग के क्या हैं, लेखक हैं। ठीक, उसी तरीके से अब हम लोग बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टूडेंट याद रहे इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को देखा। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। याद रहे हम लोग 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने आए। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन में बोला गया हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है रामचंद्र सुक्त, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, और हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, याद रखना हिंदी साहित्य का इतिहास जो है उसके लेखक है रामचंद्र सुक्त। ठीक है, ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया प्रेमचंद्र का उपन्यास है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन के पूछे जाने के 101% चांसेस है, याद रखना। ठीक है, प्रेमचंद्र का उपन्यास बहुत बार पूछा गया, कंकाल बोला गया है, तितली बोला गया है, और यहाँ पे चित्रलेखा बोला गया है। तो याद रखना गोदान, प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या है, गोदान। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमारे पास क्या बोला गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है किसकी। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दे रखा है हमारे पास दे रखा है हरिवंश राय बच्चन की, और हमारे पास दूसरा ऑप्शन दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत की, और हमारे पास तीसरा ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद, एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे तो हमारे पास महादेवी वर्मा। तो याद रखना क्या भूलूं क्या याद करूं, हमारे पास हरिवंश राय बच्चन की क्या है, आत्मकथा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, याद रखना बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए देखो ये सारे जो आंसर है उस पर मार्क इसलिए किए गए हैं क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि शुरू में ही मैंने बता दिया कि आपके सीनियर को भी मैंने यही सारे क्वेश्चन गाइड किए हुए थे, तो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे। तो याद रखना इस बार भी पूछे जाने के चांसेस है। उसके बाद हमारे पास बोला गया हंस नामक पत्रिका के संपादक थे कौन, हमारे पास याद रखना मुंशी प्रेमचंद्र यार बार बार आ रहा है तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। ठीक, हमारे पास ऑप्शन में और भी दे रखे हैं, जैसे दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट दे रखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी दे रखा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास हंस नामक पत्रिका के संपादक जो थे वो कौन थे, मुंशी प्रेमचंद्र थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है किसको, जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महादेवी वर्मा को, डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। तो हिंदी एकाकी का जनक माना जाता है डॉक्टर राजकुमार वर्मा को। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी पूछे जाने के 101% चांसेस है। ठीक है, विनय पत्रिका बहुत बार पूछा गया, तो विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है, तुलसीदास। याद रखना तुलसीदास है, कबीरदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है। तो हमेशा याद रखना विनय पत्रिका के जो रचनाकार हैं वो तुलसीदास है। उसी तरीके से अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं कौन, हमारे पास ऑप्शन में दे रखा है राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि जीवन परिचय जब पढ़ रहे हो तो उनकी कृतियाँ, उनके निबंध, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ा करो। इससे होगा क्या, पहला तो आपका जीवन परिचय का पॉइंट ऑफ व्यू पहला वो क्लियर हो जाएगा, वहाँ से मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। उसके बाद आपका अगर आप उसको पढ़े रहोगे, जीवन परिचय को एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से पढ़े रहोगे तो वहीं से क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपके सिलेबस से ही पूछा जाता है, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता। जो 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, 5 गद्यांश से 5 पद्यांश से ऑप्शनल क्वेश्चन, वो आपके यहीं घुमा फिरा करके ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। जैसे अभी इसी को आप पढ़े होते ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद
प्रसाद का जीवन परिचय पढ़े होगे तो पता होगा आपको। उसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया है दीप जले पंख बजे, इसके लेखक कौन है? लेखक पूछा गया है हमसे। क्या बोला गया है? दीप जले पंख बजे। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा दे रखा है बाल भट्ट कृष्ण मतलब बाल कृष्ण भट्ट दे रखा है। तो याद रखना दीप जले पंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो गद्य विधा की संज्ञा है हमारे पास 3, 7, 11, 15। तो याद रखना गद्य विधा की संज्ञा कितनी है? 15 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने 16 क्वेश्चन को देख लिया। अब बाकी के 4 क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने पिछले पेज पर 16 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। देखो फिर वही क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा सा मिला करके पूछा, मतलब थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया। इसके पहले क्या पूछा गया था? हंस के लेखक कौन है? हंस नामक पत्रिका के संपादक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद, ऐसे पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को पलट के पूछा गया मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखना हंस। हंस क्या है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। उसके बाद मर्यादा नहीं है, याद रखना, और कर्मवीर भी नहीं है, धर्मयुग भी नहीं है। ठीक, याद रखना कि हंस क्या है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरिऔध का जन्म स्थान है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है काशी, फर्रुखाबाद, वाराणसी, और यहाँ पर दे रखा है निजामाबाद। ठीक है, याद रखना काशी, ये हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? इस क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से नाटक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? ऑप्शन में दे रखा है उसने कहा था, कलम का सिपाही, आंसू और चंद्रगुप्त। तो याद रखना नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 20 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, तो ये हमारे पास इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं कौन? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद्र, महादेवी वर्मा। तो याद रखना निंदा रस जो है निबंध, जो निंदा रस निबंध है उसके रचनाकार हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई, ये हमारे पास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब ये 20 क्वेश्चन के आंसर को आप याद रखिए, ऑप्शन को बिल्कुल भी नहीं याद रखिएगा। अगर आप इसको नोट भी करना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे नोट करना है। आप क्वेश्चन को लिखिए, क्वेश्चन के सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिख दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लिखिए, इसके सिर्फ और सिर्फ आंसर को लिखिए, ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आंसर याद रखे रहोगे तो ऑप्शन में आपको कितना भी भटकाया जाएगा, लेकिन आपको तो आंसर पता है तो आप आंसर ही जा करके करेक्ट करोगे। ठीक, वरना तुक्का भी मार सकते हो। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर अगर आपको आएगा फिर भी आप अटेम्प्ट करके ही आना, नहीं आएगा फिर भी अटेम्प्ट करके आना। अगर छोड़ोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जो ये पैसेज मैं आपको कराने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में, ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो बहुत ही अच्छे से इस पैसेज को तैयार करके जाइएगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी आप तैयार करके जाइएगा। मैं आपको बता दूं ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है आपका राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं आपके कौन? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, इनका ही है ये आपका इसी चैप्टर से लिया हुआ पैसेज है। तो देखो ये पैसेज मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि कहाँ से मैं ले रहा हूँ। जंगल में जिस प्रकार में डॉटेड लाइन से करते हुए सुखदायी रूप है। तो देखो ये पैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ये पैसेज आपके बोर्ड एग्जाम में अभी जो रिसेंट 2023 का बोर्ड एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो इस पैसेज को मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बोला गया जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पतियाँ अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रजन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जंगल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको पढ़ा देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, आप देखिए पूरा पैसेज पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है, समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। ये जो ये आपको लाइन से दिखाया गया है, इसी को बोला जाता है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये जो लाइन आपको की गई है, इस लाइन का मतलब आपको अपने वर्ड में देना रहता है, आपको इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और कैसे लिखना रहता है अपने बोर्ड एग्जाम में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ही ज़्यादा
इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से देखना, ठीक है। ये हमने पैसेज देखो, जब भी आप लिखोगे तो पैसेज को आपको इसी तरीके से लिखना है। आप मतलब थोड़ा लाइन लिख दो, जैसे जंगल में जिस प्रकार मैंने आपको पढ़ के बताया ना अभी, जंगल में जिस प्रकार इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाते हुए सुखदायी रूप है, इतना आप लिख दो जिससे कि एग्जामिनर को ये पता चल सके कि आप किस पैसेज को लिखे हो। क्योंकि जब भी वहाँ पे कोई भी पैसेज दिया जाता है तो 2 दिया जाता है, तो आपको उसमें इंडिकेट करना होगा ना, उसको पता तो चलना चाहिए कि आपने किस को लिख रखा है। तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से लिखने के बाद अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हो रहेंगे। याद रहे क्वेश्चंस हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चन का नंबर, ऐसे फर्स्ट का अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो ऐसे फर्स्ट डाल करके सिर्फ आंसर पे बात करेंगे। क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करता है तो उसके पास पेपर रहता है, तो हमें क्वेश्चंस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टाइम बचेगा, ठीक। तो ये बात आप याद रखना। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है। तो देखो एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और एक एक उसका आंसर देखते जाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है, इन दोनों में समानता क्या है पूछा गया। तो आप लिख देना जंगल और राष्ट्रीय जन में समानता यह है कि, देखो की से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनमें विविधता होते हुए भी एकता रहती है, इतनी बात आपको लिखनी है। 1 नंबर आपको यहाँ मतलब 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं तो हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, इतनी बात याद रखना। 1 लाइन आप लिख करके 2 मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक। तो अब सेकंड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया, सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना जंगल और समुद्र से की गई है। 2 लाइन बस याद रखना है, जंगल और समुद्र से की गई है, ठीक। उसके बाद देखो कितना आप ईजी वे में आप नंबर को स्कोर करते जा रहे हो। 1 लाइन लिख रहे हो, आपको 2 नंबर मिल जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। यहाँ से 10 मार्क्स बिल्कुल छोड़ कर नहीं आने, हमें डेफिनेटली यहाँ से स्कोर करना ही करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो पूछा गया, थर्ड क्वेश्चन ये पूछा गया अदम्य और अविरोधी का शब्द अर्थ बताइए, ठीक है। इसका हमें शब्दार्थ बताना है। तो अदम्य का मतलब क्या होता है, अदम्य का मतलब यहाँ से आप देख लीजिए। तो यहाँ से अदम्य का मतलब क्या होता है, अदम्य का मतलब यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, प्रबल या फिर हम लोग कह सकते हैं प्रचंड, ठीक है, प्रबल या फिर प्रचंड। तो ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे विरोधी का मतलब क्या होता है, हमसे दोनों पूछा गया है। देखो हमें अदम्य और विरोधी का मतलब हमें शब्दार्थ पूछा गया है, तो देखो आप लिखोगे तभी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ से हमने पहले का देख लिया जो कि होता है प्रबल या फिर प्रचंड होता है। उसके बाद अविरोधी का मतलब क्या होता है, विरोधी का मतलब होता है, तो यहाँ से देखो अविरोधी का मतलब क्या होता है, विरोधा ना करने वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो विरोधा ना करने वाला, ठीक। तो 2 मार्क्स आप यहाँ से भी स्कोर कर लोगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे, 3 क्वेश्चन देखे। आपको देखो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, क्वेश्चन पे आपको नहीं जाना है। आप सोचोगे कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, तो आप भी अपने कॉपी में क्वेश्चन लिख कर तब उसका आंसर लिखोगे। ये गलती मत करना, एग्जामिनर मार्क्स तो नहीं काटेगा लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा। और बोर्ड एग्जाम में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से हमें आना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन पर हमें कितना टाइम देना है, वरना लास्ट में ये होता है कि आपको आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं टाइम की वजह से। तो टाइम अपना मैनेज करके जानना कि हमें कौन से क्वेश्चन पे कितना समय देना है, या डिसाइड रहना चाहिए आपका, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम 4th क्वेश्चन की बात करेंगे। 4th क्वेश्चन में बोला गया रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसको देखो, मैंने आपको जो अभी दिखाया ना, जो लाइन खींची हुई थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे जो ये बोला गया ना, इसी पैराग्राफ में आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें नीचे ऐसे लाइन जहाँ पर रहेगी उसी का आपको व्याख्या करना होगा। उसको लाइन को पढ़िए और उसका मतलब बताइए अपने वर्ड में, ठीक। जैसे यहाँ पे बोला गया समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है, तो इसका हमें क्या बताना, इसकी व्याख्या करनी है हमें। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे, हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग डालोगे आप रेखांकित अंशों की व्याख्या। उसके बाद आप यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, देखो यहाँ पर आप लिखोगे राष्ट्रीय संस्कृति अथवा राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय आदि पर आधारित भेदभावों को विस्मृत कर देना चाहिए और पारस्परिक सौंदर्य एवं विविधता में एकता की भावना का परिचय देना चाहिए। इस प्रकार की समन्वयात्मक भावना के परिणाम स्वरूप ही किसी राष्ट्र के नागरिक सुखदायी जीवन व्यतीत
करने में सफल हो सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपका जो पैराग्राफ में ये जो लाइन दे रखी थी, आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा। इसी को आप एकदम एग्जैक्ट, अगर ये पैराग्राफ पूछा जाता है इस बार, तो आप जा करके इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख देना। अब लास्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग आएंगे तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, उपयुक्त पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखे। देखो, जब भी पूछे शीर्षक का मतलब हमें लिखना क्या है, हमें उस पाठ का नाम लिखना है और लेखक में हमें उस मतलब उस पाठ के लेखक कौन है वो लिखना है। ठीक है, देखो जब भी पैराग्राफ दिया जाएगा आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि ये इस चैप्टर से, आपको उसमें पढ़ना है और उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट लिखा होगा जिससे आप समझ पाओगे कि वो उसी मतलब उसी चैप्टर से है, उसी लेखक का है। तो आप इतना ध्यान रखना कि जब भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस चैप्टर से है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, हमसे पाठ का नाम पूछा गया और लेखक का नाम पूछा गया। तो बहुत ईजी है, मैंने पहले ही बता दिया कि राष्ट्र का स्वरूप ये नामक पाठ से हम लोग ये पैराग्राफ देख रहे हैं और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम हेडिंग डालेंगे। 5th वाले क्वेश्चन, सबसे लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अब देखो हमारे पास लास्ट ही पोर्शन बचा हुआ है, तो इसको हम लोग खत्म करके इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पाठ का नाम पूछा गया यानी कि शीर्षक पूछा गया, तो हम सभी यहाँ पर लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे राष्ट्र का स्वरूप। ठीक, ये हमारे पास पाठ का नाम है और इसके लेखक कौन है। याद रखना, कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में भी बन जाता है कि आपको पाठ का नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसके लेखक का नाम बताइए। तो वो डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल, वासुदेव सरल अग्रवाल, इन्होंने पीएचडी कर रखी थी, इसीलिए इसको हम लोग इनको क्या कहते हैं, डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। आप भी पीएचडी कर लोगे तो आपको भी डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, डॉक्टर करके लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी होगी जीवन परिचय। अब जीवन परिचय में हमें याद रहे कि उनका जन्म स्थान और जन्म कब हुआ था ये याद होना चाहिए, उनकी मृत्यु कब हुई थी। बेसिक चीज़ें अगर हमें पता है तो जीवन परिचय का टॉपिक तो ऐसे ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, देखो ये 5 मार्क्स बिल्कुल आप अपने मुट्ठी में कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है स्कोर करना यहाँ से। ठीक है, सो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखो जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद आपको जैसे मैंने लिख रखा है सेम इसी तरीके से आप लिखोगे आप अपने बोर्ड एग्जाम में, तो डेफिनेटली आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे ही। देखो आपका जब भी जीवन परिचय दिया जाता है तो उसकी अधिकतम शब्द सीमा जो होती है वो 80 वर्ड होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने लिखा है टू द पॉइंट है। अगर आप लिख कर आओगे तो एग्जामिनर एक भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। तो जीवन परिचय हेडिंग डालते हुए हमें लिखना, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में। इसको हाईलाइट कर देना, अगर ब्लू पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से जरूर जैसे मैंने लिख रखा है सेम ऐसे ही जाकर के लिख देना। सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का मतलब इनके पिता कौन थे, श्री गोविंद वर्मा थे, भगेलुपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम धार्मिक महिला थी और नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। 1987 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। ठीक है, इतनी चीज़ें जो लिखनी थी, इतनी चीज़ें तो हमें लिखनी थी जीवन परिचय में। देखो कितनी बेसिक चीज़ें मैंने बताई। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, कब हुआ था, सन 1907 ईस्वी में, होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद वर्मा था और इनकी माता का नाम क्या था, हेमरानी था। इनके नाना क्या थे, ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। इतना बोला गया। उसके बाद यहाँ पे इनको पद्म भूषण अलंकरण से अलंकृत किया गया। उसके बाद 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इतनी चीज़ें हमने जीवन परिचय में लिख ली। नेक्स्ट हेडिंग आपको जरूर से ये डाल देनी है। सिर्फ और सिर्फ जीवन परिचय हेडिंग डालने से हमें फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनकी क्या लिखना है, हमें साहित्यिक परिचय को भी जरूर से देकर के आना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, जैसे मैंने लिख रखा है सेम आप ऐसे ही नोट कर लो और याद करके जाना। आप अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिख करके जरूर आना। ठीक, सो यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालते हुए लिखना क्या है वो देखिए आप। यहाँ पर आप लिखेंगे, महादेवी वर्मा जी साहित्य और संगीत के अलावा चित्रकला में भी रुचि रखती थी। इनकी साहित्य साधना के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। इन्हें इनके ग्रंथ यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि जब भी जीवन परिचय किसी
भी कवि या किसी भी लेखक का तैयार कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से पढ़ा करो, क्योंकि जो वहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं ना यहीं से बनते हैं। अब इस लाइन में मैंने जो बताया आपको, आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बन चुका है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है। जहाँ भी देखना महादेवी वर्मा, वहाँ पर आप इसको करेक्ट आंसर लगा करके चले आना। ठीक, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया साहित्यिक परिचय। अब यहाँ पर हमें क्या देखेंगे, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनकी कुछ कृतियाँ। तो कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है इनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित प्रकार है। जैसे यहाँ पर आपको लिखना है काव्य, जैसे काव्य में कौन कौन सी है, निहार, नीरज, रश्मि, यामा। ठीक है, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, ये सब इनके काव्य हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे इनके गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे यहाँ पर इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, जैसे अतीत के चलचित्र हो गए, स्मृति की रेखाएं हो गया, और यहाँ पर श्रृंखला की खाड़ियाँ हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे, देखो कितना ही आराम से आप बिल्कुल स्कोर कर ले जाओगे। फिर से सुन लो, नहीं अगर आपको याद हो रहा है तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है। देखो क्या कहा मैंने, महादेवी वर्मा जो थे, इनका महादेवी वर्मा जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था, फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था, होलिका दहन के दिन हुआ था। इनके का देखो बस बेसिक मैं लाइन बता रहा हूँ, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। होलिका दहन के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम श्री गोविंद वर्मा था। उसके बाद यहाँ पे ये भगेलपुर के कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनकी माता का नाम हेम रानी था, जो कि मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। ठीक, ये याद रखना। इनके नाना ब्रजभाषा के एक अच्छे कवि थे। उसके बाद यहाँ पे इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इतनी चीज़ें आप याद रखना। और इसका इनकी मृत्यु कब हुई थी ये याद रखना कि 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। इतनी चीज़ें हम लोगों ने याद रखी किसमें, जीवन परिचय में। अब साहित्यिक परिचय में भी हमें वही कुछ लिखना है, यहाँ वहाँ रिलेट करके। देखो थोड़ा सा आप याद रखोगे ना तो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके देखो, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा तो पूरी एक एक लाइन आपकी नहीं पढ़ेगा, वो 2 लाइन पढ़ के आपको जज कर लेगा कि आपने आगे की चीज़ें सही लिखी हैं या गलत लिखी हैं। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही चीज़ें लिखेंगे। हाँ, 4-5 लाइन के बाद अगर हमें चीज़ों को फिर से वही रिपीट करना पड़ा तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हमें नहीं आ रहा है तो हम चीज़ों को फिर से वही रिपीट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में बना करके। ठीक, तो साहित्यिक परिचय में आपको बेसिक चीज़ें इतनी याद रखनी है। उसके बाद इनकी कृतियों में क्या रखना है, काव्य रखना है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है ये याद रखना है। बहुत डिटेल में पढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक, जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, किनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्लास 12th में बहुत बार, मतलब बहुत बार बोले तो बार बार रिपीटेड है ये जीवन परिचय। जैसे कि ऑप्शन देता है आपका ना कि मतलब 2-3 ऑप्शन आपके पास देता है, मिनिमम 3 देता है कि इनमें से आपको एक लिखना है। तो उसमें उन ऑप्शंस में ज़्यादातर बार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपको लिखने को दे देता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो अगर इनके उपनाम की बात करें तो वही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और अगर इनके मूल नाम की बात करें यानी कि बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनका था बैजनाथ द्विवेदी, जो कि इनके पिताजी ने इनका नाम रखा था। ठीक है, इसके साथ साथ हम बताते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। 19 अगस्त 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में, मतलब बिहार के साइड पे कहीं हुआ था, यूपी में ही, लेकिन बिहार में नहीं यूपी में ही हुआ था, उधर के साइड ही बलिया में। और मृत्यु उनकी हुई थी 19 मई 1979 दिल्ली उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो बर्थ डेट और जो इनकी मृत्यु का दिवस है वो दोनों ही एक है, अगस्त 19 तारीख, लेकिन अगस्त और मई का अंतर है। और 1907 और 1969 ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनका याद करना। एक बार ध्यान से देखे रहोगे तो याद रहेगा कि हाँ, भूलेगा नहीं। जैसे कुछ लोगों का होता है कि मृत्यु कब हुई और जन्म क्या हुआ, बच्चे बहुत सारा याद करने के चक्कर में भूल जाते हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए याद कीजिएगा। पिता का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी। क्या था, पंडित अनमोल द्विवेदी। और साथ ही माता का नाम ज्योतिषमती था। अगर इनके पुरस्कार की बात करें तो बेटा इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी के पुरस्कार से नवाजा गया था 1973 में। ठीक है, 1973 में जब ये लखनऊ के उपाध्यक्ष बने थे हिंदी संस्थान यूपी से, तो इस वक्त उनको क्या किया गया था, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और साथ ही इनका जो मूल नाम है हमने बताया बैजनाथ द्विवेदी होगा। थोड़ी सी आवाज़ चेंज लग रही होगी मे बी, क्योंकि बहुत दिनों से आवाज़ का मिजाज थोड़ा बदला हुआ था, अभी काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, तो इस वजह से हम आपको बता पा रहे हैं, नहीं तो फिर मेरा वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। चलिए आगे बढ़ते इसी तरह से।
याद रहे कि 80 वर्ड ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए ज़्यादा डिटेल नहीं डालेंगे। वैसे तो जानने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें सारी चीज़ें नहीं बतानी है, मेन पॉइंट पर फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पर देखो है, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रवण शुक्ल एकादशी संवत 1964 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है 1964, क्योंकि ये जैसे होता है मिथ है कि 1964 में हुआ था कि 1907 में हुआ था, ये कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जन्म 1907 ऊपर लिखे हैं, 19 अगस्त 1907 बलिया में, तो यहाँ पर भी 1907 लिखेगा। हमने तो यहाँ लिख दिया, लेकिन आप 1907 ही लिखिएगा। क्लियर है? तो 1907 को बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका परिवार पंडित होने के कारण संस्कृत में निपुण था, क्योंकि ये पंडित परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनको भी संस्कृत के क्षेत्र में जाने में रुचि थी, तो ये उसी क्षेत्र में गए थे। आगे देखते हैं। इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है, एक विद्वान थे इनके पिता। इनके पिता का नाम यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, क्योंकि ऊपर लिखा है पंडित अनमोल द्विवेदी जी, ठीक है। और साल 1927 में हजारी जी का विवाह भगवती देवी, इनकी पत्नी का नाम है भगवती देवी, तो भगवती देवी से हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गाँव में हुई बेटा, मतलब जहाँ के ये निवासी थे बलिया से ही हुई। और इनके बारे में वैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि इसके बाद इन्होंने 1920 में बसरिकापुर के मध्यम विद्यालय में प्रथम श्रेणी से प्राप्त हुए, और फिर इन्होंने पराशर ब्रह्मचर्य आश्रम से संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। साल 1923 में प्रवेश मतलब किया कहाँ पर, या इस विद्यालय में, इस आश्रम में। तो आपको ये सारी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आपको सिर्फ बतानी है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके गांव से हुई थी, ठीक है, जहाँ से ये पैदा हुए थे। और उसके बाद आप बताइएगा इनकी उच्चतम शिक्षा जो है वो काशी हिंदी विश्वविद्यालय, हमने यहाँ लिखा है हिंदू रहेगा बेटा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण की हजारी जी 1972 में आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष बने रहे। कब? 1972 से आजीवन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के अध्यापक बने रहे, उपाध्यक्ष बने रहे, ठीक है। इसके बाद 19 मई 1979 को ब्रेन ट्यूमर के कारण इनका निधन हो गया, ठीक है। ब्रेन ट्यूमर इनको बीमारी थी जिसके कारण इनका निधन हो गया, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। ये जो बीच का हमने पॉइंट यहाँ पर कट किया है, ध्यान से देखना। इसके बाद उन्होंने 1920 में ये वाला पॉइंट आप कट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आपके पास सिर्फ है कि आपको 80 वर्ड ही लिखना है, शब्द सीमा दी रहेगी तो आप उसी शब्द सीमा के अंदर रहते हुए ही लिखेंगे। और अगर इनकी प्रमुख कृतियां बताएं तो इनकी प्रमुख कृतियां इस तरह से हैं: सूर साहित्य, बाल भट्ट, कबीर, अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखो एक चीज़ और यहाँ पर देखो, मेरा गलत हुआ, हमने ऐसे काट दिया। आप जब भी एग्जाम में लिखना तो बहुत सारे बच्चे होते हैं कि उसमें एकदम जब तक उसको काट नहीं देते कि एकदम विजिबल होना चाहिए कि ये गलत है, इतना नहीं करना है। सिर्फ एक बार काट दिया, दैट्स इट। उसको बार बार पेन चला करके उसको गंदा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी गलती हो ऐसे सफाई से काट देना, ठीक है। साहित्य देखो यहाँ पर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, नाथ संप्रदाय, ठीक है, नाथ संप्रदाय और पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इनकी रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख कृतियां हैं जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो कृतियां हैं इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है। तो इनका जो है जितना भी है ये सारा सूर साहित्य, बाल भट्ट, अशोक के फूल, कबीर, ये सारी चीजें पूछती हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो ये रहा हमारा छोटा सा जीवन परिचय जो कि 80 वर्ड के लिए पर्याप्त है, ठीक है। तो आप इसको लिखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है बेटा तो साथ में लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी एग्जाम्स पे हम आपकी मदद कर सके। इसको आप ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके क्लास 10th में भी पूछा गया था, तो सेम उसी तरीके से 12th में भी पूछा जाएगा, क्योंकि हर साल पूछा जाता है, तो चांसेस है इस बार भी पूछे जाने के, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। हैंड राइटिंग
नोट्स मैंने आपको दे रखी है, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ते हुए बताता चलूँगा। आप वीडियो को स्टॉप करते हुए सारी चीज़ें नोट करके एक बार खुद से पढ़ के प्रैक्टिस करके जाना, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से लिख के आओगे तो एग्जामिनर आपके एक भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हम लोग यहाँ टॉपिक है हमारा पर्यावरण प्रदूषण, इसकी समस्या और इसका समाधान देखेंगे। इतना ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, मिला जुला कर अगर हम लोग 2 से 2.5 पेज लिख देते हैं तो मोर देन इनफ है, एग्जामिनर हमें 9 नंबर आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग जो आप डालेंगे, पहली हेडिंग डालेंगे आप प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या लिखना है, कैसे लिखना है वो देखते जाइए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए बताता चल रहा हूँ, आप उसी तरीके से जाकर के अपने बोर्ड एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डालते हुए आपको लिखना है, हमारे आसपास पाए जाने वाले सभी पदार्थ जैसे जीव जंतु, खेत, पेड़ पौधे, हवा, नदी, तालाब इत्यादि के समूह को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, पर्यावरण मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला तो होता है प्राकृतिक पर्यावरण, जो कि मतलब नेचुरल होता है, जो हमें भगवान के द्वारा मिला हुआ है, और एक होता है मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, उस टाइप के पर्यावरण को हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है। प्रस्तावना का मतलब आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आप किस पर लिख रहे हो और क्या होता है ये। ठीक है, इतना आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर मतलब प्रदूषण होता क्या है, इसके बारे में आपको बताना है कि पोल्यूशन होता क्या है। सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी निबंध लिखने जाते हैं, कोई भी, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण का ही, कोई भी निबंध अगर आप लिखने जाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होती है हेडिंग। अगर आप हेडिंग टू हेडिंग वाइज सारी चीज़ें लिखेंगे तो एग्जामिनर पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, आपको अच्छे मार्क्स दे करके जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध पूछा गया है तो हेडिंग डाल देंगे ऊपर पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध डायरेक्ट, और लिखते जाएंगे 2 पेज 2.5 पेज इस तरीके से लिखते जाएंगे। ये गलत तरीका होता है। हेडिंग आपकी चेक की जाती है आपके निबंध जब भी आप चेक करते हैं, तो हेडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग को मत मिस करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए प्रदूषण का अर्थ में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे स्वस्थ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विशाल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि मतलब जनसंख्या वृद्धि, ये बहुत ही बड़ा कारण है पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण का। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने लिख दी, आपका ये हेडिंग हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग आप यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग डालना, बहुत अच्छी तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से लिख के जाओगे, जितना मैं बता रहा हूँ उसका 80% भी आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर खुश होकर आपको नंबर देकर जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, इस तरीके से आप लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, राइटिंग नहीं मैटर करती, आपको राइटिंग हो सकता है इससे भी अच्छी हो सकता है इससे खराब हो, तो वो मैटर नहीं करता। आप हेडिंग टू हेडिंग वाइज लिखना और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें लिख के आना, एग्जामिनर नंबर देगा आपको। ठीक है, तो आपने अर्थ उसका बता दिया क्या होता है, उसके बाद आप इसको मतलब इसका प्रकार बताएंगे, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आपने 10th में तैयार किया था ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, बस उतनी ही चीज़ें लिखनी है, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। इसमें आप एक लाइन लिख दीजिएगा, वातावरण में प्रदूषण निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक एक हेडिंग नंबर डालते हुए चलिएगा। जैसे पहला नंबर आप डालेंगे, पहला नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने वायु प्रदूषण पहले पे लिखा है तो आप ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण कुछ भी लिखिए, ऐसा नहीं है कि पहले वायु ही लिखना, कोई ऐसी बात नहीं है, बस आपको लिख के आना है सारी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे आप पहली हेडिंग मैंने डाली हुई है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण होता क्या है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसके बारे में थोड़ी सी लाइन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक प्राणी को स्वच्छ रूप से जीवित रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं क्योंकि वायु ही जीवन का अनिवार्य स्रोत है, जिसके कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जितनी इसकी क्वांटिटी हमें चाहिए उतना होना इनफ हो, मतलब जितनी क्वांटिटी हमें इनफ चाहिए उतनी होनी ही चाहिए वायुमंडल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ये आप बिल्कुल बचपन में ही सीखे होंगे ना, जो हम लोग मतलब जिसमें जान होती है वो लोग क्या करते हैं, जीवधारी सांस में सांस जब लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जस्ट इसका अपोजिट होते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, इसीलिए कहा जाता है पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाओ जिससे कि हमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। ठीक है, उसके बाद एक लाइन आप यहाँ पे लिखेंगे कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुओं से वायु प्रदूषण बहुत अधिक
अधिक मात्रा में होता है। ये हम सभी जानते हैं, बड़े बड़े जो कारखाने होते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, या फिर ईंटे की भट्टी जो होती है, उससे वहाँ पर आप देखेंगे इस टाइप का चिमनी लगा होता है। अब इस चिमनी से क्या होता है, बहुत ढेर सारे धुआं निकलता है। उस धुएं से क्या पोल्यूशन नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर अधिक मात्रा में होती है, यहाँ तक बता दिया। कारखानों की चिमनियों में से निकलने वाली जहरीली वायु हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लिखना है। देखो इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, आप एकदम कहानी की तरह जा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इतनी चीज़ें आपको क्या लिखनी है, इसमें इतनी चीज़ें आपको लिखनी है वायु प्रदूषण में, ठीक है। समझ लो, इतना चीज़ें आपने लिखा तो आप 9 नंबर का क्वेश्चन, आप 4 से 5 नंबर यहीं पर स्कोर कर गए हो। अब आगे बताता हूँ कि और भी नंबर कैसे स्कोर करोगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार। तो पहला प्रदूषण के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा वायु प्रदूषण। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जल प्रदूषण। इसी तरीके से आपको हेडिंग डालनी है। फिर हम लोग देखेंगे ध्वनि प्रदूषण, कुछ और जितने भी प्रदूषण के मतलब प्रकार आपको पता होंगे आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर जल प्रदूषण में आपको कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहली लाइन जो एकदम मन मोह लेगी एग्जामिनर का, बहुत अच्छी लाइन है, इस तरीके से आपको लिखना है। हम सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है, बस इतनी सी लाइन पहले लिख देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन लिखना, जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि जल का स्रोत हमारे नीरा नदियाँ हैं, फिर भी हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर को नदियों से जोड़ दिया जाता है। इसी कारण जल का प्रदूषण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, या फिर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी सी लाइन आपको लिखनी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैंने आपको बस बेसिक से बताया कि जल ही जीवन है, कैसे प्रदूषित हो रहा है, बस इतना आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है, देखो 3 से 4 टाइप का ही बताना है, मतलब 3-4 प्रकार बता दोगे, मोर देन इनफ है। तो ध्वनि प्रदूषण में आपको लिखना है, ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर गाड़ियां, बड़े विमानों, सीने आदि ध्वनि से हम अपने सुनने, सोचने और कार्य करने की क्षमता को भी खो सकते हैं, ठीक है। जिसको मतलब बहुत ज़्यादा इसका डिसऑर्डर हो जाता है, वो अपनी मतलब उसका ब्रेन काम करना छोड़ देता है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब बीमारी माना जाता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से, ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ध्वनि प्रदूषण। आजकल बहुत बड़े बड़े लाउड स्पीकर आ गए हैं, मतलब उसके पास खड़े हो जाओ तो ऐसा लगता है कि पूरा एकदम कलेजे को फाड़ देगा, इस तरीके से। तो ये बड़े बड़े जो डीजे हैं, ये सब हम ही लोगों ने तो बनाया है। तो इस सभी से बचना है। और जो मोटर गाड़ियाँ, इन सब से जो साउंड होते हैं, इन सब से भी पोल्यूशन एक तरीके से फैलता है। नेक्स्ट हमें बात करना है, नेक्स्ट और हमें लास्ट देखना है। उसके बाद हम लोग समस्या और उसके समाधान पर बात करेंगे कि कैसे इसका हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं इन सभी प्रदूषण के प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर डालना है हेडिंग रासायनिक प्रदूषण। रासायनिक प्रदूषण क्या है, कारखाने से बहते हुए जहरीले रासायनिक पदार्थों को ऐसे ही खुले में रखने पर हमारे पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसे हम रासायनिक प्रदूषण के नाम से जानते हैं, और यह हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। बस देखो, इसमें कुछ भी रटने जैसा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ। आप इसी तरीके से जाकर के लिख देना। इसी तरीके से 3 से 4 प्रकार लिख दोगे आप प्रदूषण के, तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट हेडिंग आपको देखो, लास्ट में ये ज़रूर हेडिंग डाल देना, क्योंकि आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान पर निबंध लिखिए। तो पहले तो हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पर हम लोग हेडिंग वगैरह डाल करके इतनी सारी चीज़ें लिख देंगे। अब हम लोग को लास्ट में सबसे, जब भी हमारा कंप्लीट होने वाला है, तो लास्ट में ये हेडिंग जरूर डाल देना, समस्या और समाधान। यहाँ पर आप लिखेंगे, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। यानी कि जो पेड़ पौधे कट रहे हैं उसको कटने बहुत ही कम होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी और कचरों को विधिवत समाप्त करने की उपाय निरंतर किए जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि जो कचरे ये जो वायु प्रदूषण होता है, ये सारे कचरों से और धुओं से ही तो होता है। ये सब हम लोग करते हैं, तो इन सभी मतलब जिस पे हमारा बस है, तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग रोक सकते हैं ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें रोक करके चलना है, बस इतनी चीज़ें लिखनी है। अब आपको लास्ट में सबसे एक लाइन और लिख देनी है, वो ये लिखनी है कि प्रदूषण से बचने के लिए हमें अपने घर और गली मोहल्ले की भी साफ सफाई रखनी चाहिए, साथ ही साथ शांत माहौल बनाकर रखना चाहिए। इतनी चीज़ें देखो, हमेशा घर को ही नहीं साफ रखना चाहिए, जहाँ आजू बाजू आप रहते हैं उसके सराउंडिंग, मतलब अपने गाँव मोहल्ले की भी साफ सफाई बहुत ही अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। सिर्फ घर साफ करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, बेसिक चीज़ें आप अपने खुद से बना करके लिख सकते हो, या फिर आप
इन सारी चीज़ों को इस तरीके से प्रॉपर तरीके से नोट कर लो और इन पर प्रैक्टिस करके जाना। इसी तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना। तो ये हमारा निबंध यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। अगर आप इन सारी चीज़ों को लिख करके आते हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर आप अपना बिल्कुल फिक्स करके आओगे। तो ये निबंध आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 मार्क्स का पूछा जाता है, तो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके 9 मार्क्स के लिए सफिशिएंट होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि निबंध को बहुत ही ज़्यादा खींच देते हैं, जिससे कि उनका टाइम भी वेस्ट हो जाता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब टाइम कम पड़ जाता है तो आपके एट द एंड आपको क्या करना पड़ता है, आते हुए क्वेश्चन भी छूट जाते हैं आपसे, ठीक है। तो वो नहीं करना है। हमें सब क्वेश्चन पर हमारा डिसाइड होना चाहिए कि हमें कितना खींचना है, उस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, ठीक है। तो ये 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके काम की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अगर आप सेम इसी तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे तो आपको डेफिनेटली 9 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जब भी कोई भी निबंध लिखा करो तो सबसे पहले चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, तो सबसे पहले हिंदी में अगर लिख रहे हो तो प्रस्तावना हेडिंग डालनी चाहिए, सबसे पहली हेडिंग। और अगर इंग्लिश में अगर एस्से लिख रहे हो तो इंट्रोडक्शन पहले होना चाहिए कि किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो निबंध या फिर एस्से, वो ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे हिंदी के सब्जेक्ट में अगर आप लिखोगे तो सबसे पहला कोई भी निबंध आप लिख रहे हो तो उसमें सबसे पहले हेडिंग आपकी होनी चाहिए प्रस्तावना। इसमें आप लिखेंगे वो कि आप किस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, बस उतना लिखना है। जैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, कोरोना वायरस पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री घाट बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की ज़िंदगी से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। बेसिक चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सुना होगा, जिसको हम लोग WHO कहते हैं। देखो, अगर आपको नहीं मालूम कि कोरोना वायरस को हम लोग कोविड-19 क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वायरस क्या हुआ था 2019 में फैला था, ठीक है। लेकिन इसका पता कब कर पाए थे, WHO ने मतलब इसको कब घोषित किया था कि कोरोना वायरस है, इसको 2020 में पता कब चला था, 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नया वायरस, चीन से ही फैला था कोरोना वायरस, तो इसने WHO को इन्फॉर्म किया और इस वायरस के बारे में बताया, जिसको हम लोग कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। किसको, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। इतनी सी चीज़ें आपको लिखनी है प्रस्तावना में, यानी कि इंट्रोडक्शन में। देखो, इसमें कुछ भी रटने जैसा नहीं है, अगर आप सुन भी ले रहे हो तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में भी जाकर के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये पहली हेडिंग हो गई हमारे पास प्रस्तावना। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ये फैलता कैसे है, फिर उसके बाद देखेंगे इसके सिम्टम्स यानी कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, फिर लास्ट में हम लोग की लास्ट हेडिंग ये होनी चाहिए कि इसके बचाव क्या क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हम लिखते हैं तो डेफिनेटली 9 में से हमारे एग्जामिनर एक भी मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी डालनी है यहाँ पर कोरोना कैसे फैलता है इसके बारे में, ठीक है। और याद रहे, यहाँ पर जो मैंने ये स्केच से कर रखा है, ये आप करने की गलती मत करिएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से आपको जो भी खिलवाड़ करना है ब्लैक और ब्लू पेन से ही कर लीजिएगा। कोई एक्स्ट्रा पेन ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई भी मतलब अदर पेन का यूज़ नहीं करना है, जिससे कि अगर आप वो सब ये सारे पेन यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं, ठीक। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने कर रखा है तो आप भी कर दें। आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन से ही अपने चीज़ों को लिख कर आना है, ठीक। तो देखो, कोरोना वायरस फैलता कैसे है। कोरोना वायरस संक्रमित मतलब जिस इंसान को कोरोना वायरस हुआ है वही कहा जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। किसी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के थूक को सतह पर छूने से और फिर अपने मुंह, चेहरे, नाक को हाथ से लगाने से फैलता है, ठीक। यानी कि कोरोना वायरस से संक्रमित अगर कोई मरीज है और अगर वो छींक देता है जिस भी सरफेस से, अगर उस सरफेस पे आपने टच कर लिया अपने हाथ से और हाथ से टच करा, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हाथ से टच करने के बाद अगर आप गलती से अपने मुंह, नाक या फिर आँख को किसी को भी छूते हैं तो इससे ही आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ये बात आप जान लीजिए कि ये जो वायरस है एक इंसान से दूसरे इंसान तक इसी तरीके से फैलता है, ठीक है। अब इस हेडिंग में तो हम लोग इतना ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग
हेडिंग में हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, यानी कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि किस इंसान को कोरोना वायरस हुआ है टेस्ट से पहले। ठीक है, तो यहाँ से देखो कोरोना वायरस के लक्षण हम इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। देखो जब भी कोई निबंध लिखते हो तो उसमें हेडिंग ज़रूरी होती है। ठीक है, हेडिंग प्रॉपर तरीके से डाला करो। कोई भी निबंध होता है उसको बस ऐसे ही निबंध का टॉपिक, जैसे कोरोना वायरस, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, कोरोना वायरस पर निबंध आया तो कोरोना वायरस पर निबंध पहली हेडिंग डाल करके बस उसी में 2-2.5 पेज लिख देंगे। ये गलत तरीका होता है, ये एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ हेडिंग टू हेडिंग वाइज अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, वो आपको फुल में से फुल मार्क्स ज़रूर देगा। तो देखो इस हेडिंग में आपको लिखना क्या है, इसमें हमें दिखाना है कि क्या क्या इसके सिम्टम्स यानी कि क्या क्या इसके लक्षण होते हैं। पहला तो तेज़ बुखार होता है, जिस मरीज को हो जाता है ना उसको तेज़ बुखार रहेगा, गले में दर्द रहेगा, खत्म ना होने वाली खांसी होगी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में यह फेफड़े को कमज़ोर बना देता है जिससे मरीज के सांस लेने में कठिनाई होती है। यह शरीर को बिल्कुल कमज़ोर बना देता है जिससे मरीज की मृत्यु भी हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सो यहाँ तक तो हम लोगों ने देखा कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या हैं, इसको देख लिया। अब लास्ट हेडिंग हम लोग देखेंगे कि उसके उपाय क्या क्या हैं। सो स्टूडेंट, अब लास्ट हेडिंग जो आप डालेंगे इस निबंध में, आपको लास्ट हेडिंग डालनी है इससे बचने के उपाय, यानी कि कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है सेम इसी तरीके से आप लिख सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, या फिर आप अपने तरीके से लिखना चाहते हो तो अपने तरीके से भी लिख सकते हो। बस आप एक आइडिया ले लो कि किस तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओगे। ठीक है, सो स्टूडेंट अब देखिए इस हेडिंग में आपको लिखना क्या है। इस हेडिंग में आपको लिखना है, यदि आपको लगता है कि यह सतह संक्रमित हो सकती है तो वायरस को मारने के लिए साधारण कीटनाशक से इसकी सफाई करें और अपनी और दूसरों की रक्षा करें। अपने हाथ को अल्कोहल आधारित हैंड रबर से साफ करें या साबुन और पानी से धोएं। अपनी आंखों, मुंह या नाक को छूने से बचें। सो अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप इस वायरस से बच सकते हैं। इसको आपको क्या लिखना है, इसको आपको इस हेडिंग में लिखना है जिसमें आप लिखेंगे इससे बचने के उपाय। ठीक है, आपको लग रहा है जिस सरफेस पे कि ये सरफेस इन्फेक्टेड हो सकता है तो उसको छूने से पहले आप उसको फिनाइल वगैरह से साफ़ कर लीजिए। कीटनाशक जो मतलब जो कीटाणु को मार दे, इस टाइप के जो मतलब जिसे फिनाइल, डेटॉल वगैरह आते हैं ना, इन सभी से साफ़ सफाई करने के बाद ही उस सरफेस को हाथ लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके से। और अपने हाथ को हमेशा हैंड वॉश करते रहिए, अल्कोहल हो गया या फिर आप साबुन या पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से बचाइए, तब आप इन सभी चीज़ों से बच पाएंगे। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ें आपको लिखनी थी इस निबंध में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हेडिंग वाइज अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा और वो आपको फुल में से फुल मार्क्स ज़रूर देगा। ठीक, क्वेश्चन इस तरह से देखो कुछ पूछता है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, मींस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपके पास एक ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा और कहेगा इस सेंटेंस को किसी एक शब्द में बताओ कि इस पूरे सेंटेंस को हम एक शब्द में कैसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4, उसमें से एक बताना रहेगा। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन ये पूछता है, जिस तरह से आपके संधि 2 नंबर के पूछते हैं, मुहावरे 2 नंबर के पूछते हैं, उसी तरह से ये भी पूछता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं। ठीक है, ये हमारा है जानने की इच्छा रखने वाला। तो जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन है हमारा जानवर, ज्ञानी, जिज्ञासु और बुद्धिमान। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? जिज्ञासु जो होता है उसी को कहते हैं हम जानने की इच्छा रखने वाला। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट है कि जो आंखों के सामने हो, क्या जो आंखों के सामने हो उन्हें क्या कहते हैं? तो नेत्र सम्मुख कहते हैं, या फिर आंख के आगे कहते हैं, या फिर प्रत्यक्ष कहते हैं, या फिर प्रत्येक आंख कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट होगा, क्योंकि जो आंख के सामने होता है कहते हैं प्रत्यक्ष। आपने कभी सुना होगा कि प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ क्या हो रही है, दिखाई दे रही है या फिर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आंखों के सामने मतलब एकदम विजिबली क्या हो रहा है ये समझ में आ रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बेटा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा पूछा है कि जो ईश्वर में विश्वास रखता है, क्या जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? नास्तिक तो बेटा उसे कहते हैं
हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना, अगर सेंटेंस में थोड़ा सा भी आपने गलत पढ़ लिया और गलत ऑप्शन को टिक कर लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। तो नास्तिक नहीं कहते, स्मरणीय भी नहीं कहते क्योंकि हम उन्हें याद तो नहीं करते हैं, और विश्वसनीय नहीं कहते जिसमें विश्वास रखते हैं, तो ईश्वर में विश्वास रखने वाले को हम कहते हैं आस्तिक, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बेटा, कि जो आस्तिक होता है हमारा, उसी को कहते हैं कि ईश्वर में विश्वास रखता है, ठीक है, यानी कि आस्था रखता है। क्लियर? उसी तरह से देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट देखो हमारा पूछा है कि अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने वाले को या फिर अनुकरण करने योग्य व्यक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या है? अनुकरण करने योग्य व्यक्ति को या फिर अनुकरण करने वाले को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ए अनुकरणीय, अमर, अजर और अक्षय, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर देखो अनुकरण है तो इससे क्लियर है, अनुकरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अनुकरणीय बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से देखते हैं आगे, जंगल की अग्नि, क्या बोला है कि जंगल की अग्नि को क्या कहते हैं? जंगल की अग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल हो चाहे आपसे वन हो, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछे क्या है तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका यही होगा, दावाग्नि होगा। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। देखते हैं आगे। आगे देखो पूछा है कि जो जीता ना जा सके, क्या? जो जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजीत कहते हैं या फिर सर्वजीत कहते हैं, फिर अजय कहते हैं या फिर जयशील कहते हैं। तो जो जीता ना जा सके बेटा उसको कहते हैं अजीत, ठीक है। अजीत यानी कि जिसे जीता ना जा सके। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आगे देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? देखो यहाँ पर पूछा है कि जो कभी जन्म नहीं ले, मतलब जिसका जन्म हो ही ना, ठीक है ना, जो जन्म नहीं ले सकता उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है अजन्मा, आजन्मा और फिर ये अजन्मा, अमर या फिर अनुत्पन्न, ठीक है, अनुपम नहीं, अनुत्पन्न। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा देखो अनुत्पन्न तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उत्पन्न होने की बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अमर, अमर यानी कि जो कभी ना मरे, ठीक है, वो वाला अमर हो गया। आजन्मा, आजन्मा देखो यहाँ पर आजन्मा बोला, आजन्मा से यानी कि जिसका जन्म हुआ ही ना हो, आजन्मा है, ठीक है, उसको कहते हैं। लेकिन जो कभी जन्म ना ले, जो जन्म नहीं ले, उसको हम क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका ज्ञान कम हो, क्या? जिनका ज्ञान कम हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम देखो ऑप्शन यहाँ पर है अल्पज्ञ, अज्ञेय, अनजान या फिर अक्षम, अक्षम, ठीक है। जब भी देखो ये छ ये वाला आता है तो उसको आधा क और छ के संयोग से ये वाला छ बनता है, क्षत्रिय वाला, तो उसको हम अक्षम बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क भी आता है, इसको प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता है इसका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका क्या? अल्पज्ञ यानी कि अल्प, छोटा, कम ज्ञान हो, ठीक है ना, जिनका ज्ञान कम हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। क्लियर है? उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगल में स्वयं लगने वाली आग। देखो अगर हमसे वन में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग या फिर जंगल में स्वयं लगने वाली, देखो जंगल में जनरली कोई आग लगाता नहीं, वो अपने मन से ही लगती है, ठीक है। और मतलब धूप की वजह से, कहीं घर्षण की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसके कारण ये आग लगती है जंगल में। तो जंगल में स्वयं लगने वाली आग या फिर जंगल में लगने वाली आग, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखो ये दावाग्नि यहाँ पर भी दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा? रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर है? उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर पूछा है कि किए गए उपकार, यहाँ पर क्या पूछा है? किए गए उपकार को न मानने वाला, ठीक है। तो क्या देखो यहाँ ऑप्शन दे रखा है, कृतज्ञ होता है या फिर कृतज्ञ होता है, अकृतज्ञ होता है फिर अकर्ता होता है, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखो जो उपकार को मानने वाला, मतलब मानने वाला होता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, मतलब कृतज्ञता दिखा रहा है, और जो नहीं मानता उसको हम कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा और ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर क्या, कौन सा आपका? ए क्या है? करेक्ट है, ठीक है बेटा। उसी तरह से आगे देखते हैं कि लिखा है यहाँ पर, ऑप्शन दिया है, देखो क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, ज्ञानी है एकदम, ठीक है। देखो
बता ही दिया हमने। तो जो सब कुछ जानता है उसको हम सर्वज्ञ कहते हैं, ज्ञानी नहीं कहते। ज्ञानी यानी कि ज्ञान रखने वाला, सर्वज्ञ यानी कि जो सब कुछ जानता हो, जिसको सारी चीज़ों की नॉलेज हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। आगे देखते हैं। इसी तरह यहाँ पर देखो पूछा है कि जो पहले कभी न हुआ हो, क्या जो पहले कभी न हुआ हो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमारा, भूतपूर्व, अपूर्ण, अभूतपूर्व या फिर भविष्य पूर्व। तो ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बेटा। क्योंकि जो कि अभूतपूर्व जो वर्ड है उसका मतलब होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। भूतपूर्व या फिर अपूर्ण या फिर भविष्य पूर्व ये कोई आपका करेक्ट आंसर नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या पूछा है कि सत्य में जिसका विश्वास हो। क्या है क्वेश्चन, सत्य में जिसका विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो, ठीक है, दृढ़ विश्वास हो सत्य में जिसका, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है सत्यव्रत या फिर सत्यवादी या फिर सत्याग्राही या फिर सत्यनिष्ठ। तो सत्य में जिसका विश्वास दृढ़ होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा, सत्यनिष्ठ कहते हैं, ठीक है ना। सत्यनिष्ठ यानी कि सत्य में जिसका पूर्ण विश्वास हो, दृढ़ वाला विश्वास हो, सत्याग्राही नहीं कहते हैं। और सत्यवादी यानी कि सत्य बोलने वाला, सत्यव्रत ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पूछा है कि जो किए गए उपकार को मानता हो, क्या है, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा है कृतज्ञ, परोपकारी, कृतज्ञ या फिर कर्मठ, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आपका सही हो जाएगा। तो बेटा जो सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसका तो हमने समझ लिया। तो जो किए गए उपकार को मानता हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बेटा कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। हमने जैसा कि बताया था, जो नहीं मानता किए गए उपकारों को उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो मानता है उसको हम क्या कहते हैं, कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो तो उनको हम क्या कहते हैं, जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो। तो ऑप्शन है आपका माननीय या फिर अनंत या फिर इच्छुक या फिर महत्वाकांक्षी, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बेटा। तो जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी, यानी कि जिनकी इच्छाएं ऊंची होती है उनको हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। अनंत तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, माननीय भी नहीं, इच्छुक भी नहीं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, ठीक है ना, मतलब वो बिल्कुल किसी चीज़ों का क्या करता है, मतलब सारी चीज़ों को जो लोग मानते हैं उनका क्या कर रहा हो, विरोध कर रहा हो। तो सामान्य नियम मतलब जो नियम बने हैं सामान्यतः उसका विरोध करने वाले को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपवाद बेटा, अपवाद। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री में ज़्यादातर आप देखते होंगे कि मतलब आपके पूरे चीज़ें, मतलब जैसे कि आप पानी को देखते होंगे तो जैसे किसी चीज़ को अगर हम हीट करते हैं तो वो उसकी क्या होती है, उसका जो आयतन होता है वो बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम उसको कोल्ड करते हैं किसी भी चीज़ को तो उसका आयतन घटता है, लेकिन पानी में ऐसा नहीं होता है। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आप कहोगे भाई ये तो अपवाद है, ठीक है ना। तो उसी तरह से मतलब जो सामान्य जो नियम है, ठीक है, जो नियम है जो सबके ऊपर लागू होता है वो उनके ऊपर नहीं होता, तो उस चीजों को क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा। उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा क्वेश्चन पूछा है कि जिनकी कोई उपमा ना हो, ठीक है, जिनकी कोई उपमा ना हो उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है अपरिमेय, अनुपम, अद्वितीय या फिर विरूपम, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा। तो जिनकी कोई उपमा ना हो उनको हम बेटा अनुपम कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपम। जिनकी उपमा नहीं हो उनको हम अनुपम कहते हैं। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से आगे देखते हैं। आगे देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है कि 100 वर्ष का समय, तो 100 वर्ष के समय को क्या कहते हैं बेटा। यहाँ पर ऑप्शन है शताब्दी, दशाब्दी, आब्दी या फिर सहस्त्राब्दी। इसका तो कोई मतलब नहीं है। देखो आब्दी इससे रिलेट ही नहीं करता है, ठीक है। और जो दशाब्दी होता है यानी कि 10 वर्ष का समय, सहस्त्राब्दी यानी कि आई थिंक 1000 वर्ष का समय होता होगा, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक, ठीक है। और अगर हम शताब्दी की बात करें तो इसी को हम कहते हैं 100 वर्ष का समय, यानी कि शताब्दी, एक शताब्दी कहलाता है 100 वर्ष का समय।
क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर 10 वर्ष का समय पूछेगा तो आप दशाब्दी बताओगे। तो नेक्स्ट आपसे क्या पूछा है कि जो कम बातें करता हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मितभाषी, कटुभाषी, वाचाल या फिर अभाषी। अभाषी यानी कि जिसके पास भाषा ही ना हो, जो बात ना कर पाता हो उसे कहते होंगे वाचाल, यानी कि जो बात नहीं कर पाता उसको वाचाल कहते हैं, ये वाला जो बात नहीं कर पाता। कटुभाषी यानी कि जो कटु वचन बोलता है, अच्छी बातें नहीं बोलता, मतलब उसकी जो बातें हैं वो कटु होती हैं, ठीक है। और मितभाषी यानी कि जो कम बातें करता है, मित मतलब कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया बढ़िया तरह से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और आपको अगर कुछ स्पेशली पढ़ना है, आपके कोई डाउट है जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है, जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हम आपकी मदद कर सके। एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो फटाफट से प्रिपेयर कीजिए सारी चीज़ें, ठीक है। अभी आपको कुछ नया पढ़ने का टाइम नहीं है, ये सारी क्या है, रिवीजन हो रही है, ठीक है ना। तो अभी आपके पास टाइम है रिवीजन करने का, तो फटाफट से सारा रिवाइज कीजिए, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।